ये फैक्ट्री मालिकान इतने डिफेंसिव क्यों हो रहे थे? अगर मामला कुछ और था जो अब तक सामने आ गया है। देखें, डिफेंसिव इसलिए थे कि आपके इल्म में होगा कि 11 सितंबर 2012 को जिस रोज़ ये वाक़या हुआ उसी रोज़ ये इतलात आ चुकी थी कि ये कोई भत्ते का मामला है। तो उनको इस बात का अंदाज़ा था एमक्यूएम को या दीगर मुल्ज़मान को या रऊफ़ सिद्दीकी को कि अगर फैक्ट्री मालिकान को बिल्कुल छोड़ दिया गया और आज़ाद कर दिया गया तो डेफ़िनेटली उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या किसी किस्म की कोई चीज़ करके वो ये राज उगल देंगे। इसलिए उनको जो फैक्ट्री मालिकान थे उनको मुकम्मल तौर पे तकरीबन कस्टडी में लिया हुआ था। आप उसे कह सकते हैं कि चूँकि हुकूमत भी एमक्यूएम की थी उस वक्त और सूबाई वज़ीर भी थे और सूबाई वज़ीर होने के नाते पूरी वजारत उनके अंडर में थी और वो पूरे एक्टिव रोल अदा कर रहे थे उस वक्त। आपने देखा होगा कि रऊफ़ सिद्दीकी का बहुत एक्टिव रोल उस वक्त रहा। तो फैक्ट्री मालिकान आप यूँ कह सकते हैं कि मुकम्मल तौर पे शिकंजे में थे और फिर लॉ इन्फोर्समेंट यानी कि पुलिस भी उनके अगेंस्ट हो गई। तो उनके पास कोई चारा नहीं था इसके अलावा कि वो कोई डील की सूरत अख्तियार करें और वक्त का इंतज़ार करें, अच्छे वक्त का इंतज़ार करें और वो अच्छा वक्त आने के ऊपर कोई ना कोई मामला बनाकर वो मुल्क से बाहर चले जाएं। और यही वजह हुई कि फैक्ट्री मालिकान वो डिफेंसिव होते गए और वो इस बात को अब पाकिस्तान में होते हुए ये जाहिर नहीं करना चाह रहे थे कि ये सारा मामला भत्ते का हुआ कैसे था और किसने भत्ते की डिमांड की थी। इसलिए जब 2014 के अंदर उनको रिलैक्सेशन हाई कोर्ट से मिला और वो ज़मानतें मिली तो वो फिर लंदन शिफ्ट हो गए, लंदन मुंतकिल हो गए। और आपने फिर उसके बाद जो दीगर मुल्ज़मान थे उनके ख़िलाफ़ चार्जशीट्स भी आई और अदालत के अंदर एक मामूल के मुताबिक केस चलता रहा। मीडिया ने भी उसको रिपोर्ट करना छोड़ दिया। तो ये एक सीरीज़ थी जिसे आप कह लें कि 11 सितंबर 2012 से लेके 5 फरवरी 2015 तक की। अच्छा, अब इंटरेस्टिंग जब इसके अंदर एक नया आप रुख कह लीजिए, नया मोड कह लीजिए इस केस के अंदर उस वक्त आया है जब एक एक्यूज़ इलीगल वेपन के अंदर था और रिजवान कुरैशी 6 फरवरी 2015 को ये केस चीफ जस्टिस उस वक्त के जस्टिस मकबूल बाकर थे जो आजकल सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, उनकी अदालत में ये केस ज़ेर समाअत था और रेंजर्स की वो कस्टडी के अंदर मुलजिम था रिजवान कुरैशी। और हमें मालूम चला, हम भी उस वक्त कोर्ट रूम में थे कि रेंजर्स के जो प्रोसिक्यूटर थे वो आए और ख़ामोशी के साथ उन्होंने एक पेपर बेंच के सामने रखा और वो अदालत ने उसको पेपर निकाले उस लिफाफे के अंदर से और उसको 1 ही मिनट में स्टडी करने के बाद दोबारा से अंदर रख के जो है वो केस को एडजर्न कर दिया। बतौर एक कोर्ट रिपोर्टर्स बहुत सारे लोग वहाँ मौजूद थे तो उनकी ये थी कि इस तजस्सुस था कि इस डॉक्यूमेंट के अंदर क्या हो सकता है। खैर वो कुछ रिपोर्टर्स ने कुछ तकदो करने के बाद वो जब डॉक्यूमेंट हाथ में लिया और उसको वसूल किया तो पता चला कि वो क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट था। इसका मतलब था कि कोई खुफिया ऐसा मैटर था जो कि ओपन नहीं किया जाना था और अदालत से भी ये शायद इस्तदा थी कि इसको ओपन ना किया जाए। और लेकिन वहाँ मौजूद चंद सहाफ़ियों ने उसको पढ़ा तो ज़ाहिर है कि एक बहुत बड़ा धमाका था उसके अंदर बकौल रिजवान कुरैशी के उसकी रुदात थी कि उसने बताया था कि ये जो सानिया बल्दिया है इसके पीछे एक पूरी हिस्ट्री है और उसकी हिस्ट्री की बुनियाद ये है कि एमक्यूएम ने जो 25 लाख रुपए का तकाजा किया था फैक्ट्री मालिकान 25 करोड़ रुपए का 25 करोड़ रुपए का तकाजा किया था और 25 करोड़ रुपए ना देने के ऊपर इस फैक्ट्री को आग लगाई गई। और फिर एक पूरी सीरीज़ थी, बताया कि रहमान भोला का क्या किरदार था उसके अंदर, ज़ुबैर चरिया का क्या किरदार था उसके अंदर, हमाद सिद्दीकी का रोल का जिक्र था। और उसी दिन भी 6 फरवरी 2015 को ये स्टोरी ब्रेक टेलीविज़न के ऊपर हुई, अगले दिन अखबारात के अंदर आई तो एक भौजाली कैफियत आई, पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स आए और फिर उसके अंदर स्टेट को एक्टिव रोल अदा करना पड़ा। और फिर आपके इल्म में होगा कि ख्वाजा सुल्तान की ज़ेर सदारत एक JIT बनी। जी हाँ, जी हाँ। उस JIT के अंदर दोबारा से मामलात को उछाला गया और फिर एक रिपोर्ट मुरतब की गई जिसमें बताया गया कि वाकई वो फैक्ट्री में आग लगी नहीं बल्कि लगाई गई थी और उसके अंदर एमक्यूएम का बुनियादी रोल था। एमक्यूएम का जो सेक्टर बल्दिया था उसके बारे में बहुत डिटेल से ये चीज़ें बताई गई थी कि वो हमाद सिद्दीकी की डायरेक्शंस के ऊपर ये सारा अमल हुआ था। और उसके अंदर अनीस कायम खानी का नाम भी JIT के अंदर आपके इल्म में होगा। उस वक्त आया कि वो जो एक मफरूर मुलजिम हुसैन कादरी है वो बताया जाता था कि वो सेटिंग कर रहे थे अनीस कायम खानी के ज़रिए, यानी कि वो उसके फ्रंट मैन के तस्वुर पे आते थे। और बाकिया जो ज़ुबैर चरिया और रहमान भोला से जो डील थी वो बराह रास्त हमाद सिद्दीकी की थी कि और हमाद सिद्दीकी ने ये टास्क दिया था कि अगर ये फैक्ट्री का काम कर देते हैं तो उनको बल्दिया सेक्टर का इंचार्ज बना दिया जाएगा। तो ये रहमान भोला के बारे में ये भी है कि उन्होंने जब 25 करोड़ रुपए का मुतालबा किया तो फैक्ट्री मालिकान 1 करोड़ रुपए देने पर राज़ी भी हो चुके थे और उन्होंने कहा था। और फिर जब ये रहमान भोला ने ये इन्फॉर्मेशन हमाद सिद्दीकी को बताई, ये तमाम के तमाम ये JITs की तफसीलात हैं। 25 से कम कर लो, 25 से 1 भी किया तो उन्होंने कहा नहीं आप इनका हिसाब किताब कर दें और फैक्ट्री को जला दें।
और फिर वो आपके इल्म में है कि फिर वो फैक्ट्री जली और फैक्ट्री जलने के बाद तकरीबन 264 ख़वातीन मर्द व हज़रात जी हाँ, उसके जी अंदर हाँ, जो जी, वर्कर्स थे वो झुलस गए मुकम्मल तौर पे, नहीं, इसलिए बदला कि उनको उस फैक्ट्री मालिकान से फैक्ट्री जलाकर लेना था, ना कि उन 260 गरीब और मासूम इंसानों से। लेकिन बहरहाल आप जारी रखिए जी। जी। अच्छा, वो उसमें सीन यही हुआ कि वो जो जैसे केमिकल था और वो केमिकल इस हद तक ख़तरनाक था कि वो उसके यानी उसको फेंकते सार जो है वो फौरी तौर पे आग लगी और वो नाकाबिल कंट्रोल हुई और उसके बाद देखते ही देखते जो फैक्ट्री है वो राख बन गई। और फिर जब ये JIT आई तो उस JIT आने के बाद इनके ख़िलाफ़ तमाम जितने मुल्ज़मान थे इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू हुई। तो रऊफ़ सिद्दीकी का नाम सामने आया, अनीस कायम खानी का नाम सामने आया। लेकिन इंटरेस्टिंग पोजीशन फिर दोबारा से टर्निंग पॉइंट हुआ कि अनीस कायम खानी का नाम एक अबूरी चालान उसके बाद जमा हुआ, उसके अंदर से निकाल दिया गया और एक सिफारिश की गई कि रऊफ़ सिद्दीकी का नाम भी उसके अंदर से निकाल दिया जाए। लेकिन आप ये इंटरेस्टिंग पोजीशन देखें कि रेंजर्स प्रोसिक्यूशन ने एक एतराज़ आयद किया कि रऊफ़ सिद्दीकी का एक अहम रोल है, उनका नाम इसमें दोबारा शामिल किया जाए और अनीस कायम खानी के बारे में प्रोसिक्यूशन खामोश रही। और रऊफ़ सिद्दीकी के ख़िलाफ़ जब ये दरख्वास्त अदालत में आई और अदालत ने इस केस दरख्वास्त की समाअत की तो अदालत ने करार दिया कि जी रऊफ़ सिद्दीकी को इस केस में दोबारा से बतौर मुल्ज़िम नामज़द किया जाए और वो इसमें बतौर मुल्ज़िम ही नामज़द आज तक यानी कि चलते हुए आए हैं। लेकिन अनीस कायम खानी का नाम यानी कि जो है वो अबूरी चालान से निकाल दिया गया और ज़िमनी चालान के अंदर जो जमा कराया गया था उसके बाद से उनके ख़िलाफ़ किसी किस्म की कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन जो मफ़रूर मुल्ज़मान थे जिसमें से मरकज़ी किरदार हमास सिद्दीकी का था, यानी कि जो डायरेक्शन देने वाली शख्सियत थी, पर्सनल थे, वो हमास सिद्दीकी थे। अब हमास सिद्दीकी बराह रास्त ख़ुद अपनी मर्ज़ी और मंशा के मुताबिक ये फ़ैसला सादिर करने पर कादिर थे या उन्हें ये डायरेक्शन ऊपर से दी गई थी। इसके बारे में हमास सिद्दीकी का गिरफ़्तार होना और उनका अदालत में प्रोड्यूस होना बहुत ज़रूरी था। लेकिन हमास सिद्दीकी आपके इल्म में है कि वो आज तक मफरूर हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि रहमान भोला को तो बैंकॉक से आपको मालूम है कि 2016 के अंदर इंटरपोल के ज़रिए गिरफ्तार करके लाया गया। तो सवाल ये पैदा होता है कि फिर हमास सिद्दीकी के बारे में जो कहा जाता है कि वो दुबई के अंदर रिहाइश अख्तियार किए हुए था, तो वो कहाँ गया? और आपने ये भी सुना होगा कि कुछ ये इत्तलात आई थी कि जी हमास सिद्दीकी को हिरासत में लिया गया है और उसको कस्टडी में लिया गया है और उसके बाद फिर इनको इन्फॉर्मेशन आई नहीं। तो आज ये जो फ़ैसला हुआ इसके अंदर हम ये अरसे से सुनते हुए आ रहे थे कि इसके अंदर के छोटे मुल्ज़मान, यानी कि छोटे तो नहीं कहेंगे, संगीन और बदतरीन जुर्म उन्होंने किया है, बराह रास्त यकीनी तौर पर बराह रास्त मुलव्विस हैं। तो ये तो जो कि एक्ट जिन्होंने किया है प्रैक्टिकली वो तो उनको तो सज़ाएँ हो जाएंगी, लेकिन जो बड़े नाम थे जिसमें रऊफ़ सिद्दीकी थे, हमास सिद्दीकी थे और बहुत सारे लोग हो सकते हैं, अगर ये इन्वेस्टिगेशन ओपन होती तो उसके अंदर ये आ सकते थे। लेकिन आज यही हुआ कि वो दो जो मुल्ज़मान हैं ज़ुबैर चरिया और रहमान भोला, उनको सज़ाए मौत और उम्र कैद और जुर्मानों की सज़ाएँ हुई हैं। लेकिन इसके अलावा जितने मुल्ज़मान रऊफ़ सिद्दीकी बशमूल वो उनको बरी कर दिया गया है, जबकि हमास सिद्दीकी और कुछ मुल्ज़मान ऐसे हैं जो कि बैरून मुल्क हैं और गिरफ़्तार नहीं हुए, उन्हें मुकम्मल तौर पर इश्तिहारी करार दे दिया है।